हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे चैप्टर 1 से लेकर 12 तक, वो सारे टॉपिक्स हम कवर अप कर चुके हैं। सिर्फ एक चैप्टर बचा है, दैट इज द लास्ट चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि हमारे सीबीएसई के सिलेबस का पार्ट नहीं था। तो सीयूईटी के प्रिपरेशन के लिए पूरा का पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है। इस चैप्टर में टोटल 7 टॉपिक्स हैं, लेकिन बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। इसके कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं जब 11th क्लास में हमने चैप्टर करा था स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। तो कुछ टॉपिक्स वो जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं 11th में, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर अप करने हैं फॉर आवर सीयूईटी प्रिपरेशन। So let's connect to commerce and let's start learning the various topics of the chapter 13, that is entrepreneurship development. बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि टोटल 7 टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हमें कवर अप करने हैं। नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नंबर 2, एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शंस। नंबर 3, फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नंबर 4, कॉम्पिटेंसीज दैट आर रिक्वायर्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर। नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। नंबर 6, एंटरप्रेन्योरल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। एंड नंबर 7, एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से एंटरप्रेन्योरशिप की। यहां पर मैंने 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिख रखी है। सबसे पहली डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल और अ टीम आइडेंटिफाइज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड एक्वायर द नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर इट्स एक्सप्लॉयटेशन। What does it mean? एक ऐसा प्रोसेस जिससे कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या करते हैं, वो किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं और उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए जो भी डिफरेंट रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, उन सारे नेसेसरी रिसोर्सेस को असेंबल करते हैं और स्टेप्स लेते हैं टू कन्वर्ट देयर बिजनेस आइडिया इनटू अ बिजनेस यूनिट। एक और डेफिनेशन देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, अ सिस्टमैटिक, लॉफुल, पर्पसफुल, सिस्टमैटिक एंड क्रिएटिव एक्टिविटी which in the face of risk and uncertainty manages to provide value to the buyers, returns to the investors and profit to the entrepreneur by finding out needs, utilizing the resources and arranging for production। इस डेफिनेशन में मैं अब सारे कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रही हूं, लॉफुल, पर्पसफुल, सिस्टमैटिक, क्रिएटिव एक्टिविटी, और उसके साथ साथ कीवर्ड्स हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी से रिलेटेड एक्टिविटी। उसके बाद कीवर्ड्स हैं वैल्यू टू द बायर्स, वैल्यू टू द इन्वेस्टर्स एंड वैल्यू द रिटर्न टू द एंटरप्रेन्योर्स। एंड द कीवर्ड्स आर नीड्स, यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज एंड अरेंजिंग फॉर प्रोडक्शन। ये सारे कीवर्ड्स एक्चुअली फीचर्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के जो इस डेफिनेशन में इंक्लूडेड हैं। अब इस डेफिनेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक ऐसी लॉफुल लीगल एक्टिविटी है, पर्पसफुल जिसका कोई एम है, कोई गोल है, एक ऐसी सिस्टमैटिक एक्टिविटी है जो कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में कुछ स्टेप्स परफॉर्म करके लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक मैनर में परफॉर्म की जाती है, क्रिएटिव एक्टिविटी है जिससे कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो भी रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज हैं जो कि प्रेजेंट है उस एक्टिविटी से रिलेटेड, उन सारे रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज को कंसिडर करते हुए एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ही मैनेजेस, क्या मैनेज करता है कि वो वैल्यू टू द बायर्स दे सके, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दे सके बायर्स को थ्रू हिज एक्टिविटी, रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को जो पैसा लगाएंगे उसके बिजनेस में उनको प्रॉपर रिटर्न्स दे सके, एंड प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर, और अपने लिए खुद प्रॉफिट्स जनरेट कर सके। कैसे? बाय फाइंडिंग आउट द नीड्स, लोगों की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करके, फिर रिसोर्सेस को असेंबल करके ताकि उन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो प्रोडक्शन को अरेंज करे, ऑर्गेनाइज करे,
ताकि with the help of this production of goods and services he is able to satisfy the various needs and wants of the society and the customers. तो हम देख सकते हैं कि डेफिनेशन किस तरह से मिलती जुलती डेफिनेशन है। जैसे एक बिजनेस की डेफिनेशन होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एज अ बिजनेस हमने 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, तो बिल्कुल सेम वैसी ही ये डेफिनेशन है। या जो हमने चैप्टर करा था 11 मार्केटिंग, उसमें भी हमने देखा था कि एक मार्केटियर क्या करता है कि पहले कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करता है, फिर गुड्स को प्रोड्यूस करके सेल करता है और फिर उन्हें आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनके लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन के लिए। तो यही तो एंटरप्रेन्योर भी करता है कि वो देखता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, जिस अपॉर्चुनिटी को वो अवेल कर सकता है, जिस अपॉर्चुनिटी को वो एक बिजनेस आइडिया और प्लान में कन्वर्ट कर सकता है, उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, उसको एक गोल सेट करना पड़ता है, फिर सिस्टमैटिक वे में प्रोसीड करके उस गोल को अचीव करने के लिए वो अपने बिजनेस आइडिया और प्लान को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है एक बिजनेस यूनिट में, और उससे वो अपनी नीड्स तो सेटिस्फाई करता ही करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट दैट इज गोइंग टू गेट फ्रॉम दैट बिजनेस यूनिट, लेकिन उसके अलावा नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स, नीड्स एंड वांट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स, उन सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है बाय फेसिंग वेरियस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। तो इस डेफिनेशन में एंटरप्रेन्योरशिप के काफी फीचर्स हमें समझ में आ गए, लेकिन उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और चीज हमें समझनी होगी, वो क्या है? एसवीओ एनालॉजी। एसवीओ एनालॉजी का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एनालॉजी। जो भी कुछ हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इस डेफिनेशन में देखा, उसमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे सामने आई। एक टर्म है एंटरप्रेन्योर, एक टर्म है एंटरप्रेन्योरशिप और एक टर्म है एंटरप्राइज। और इन तीनों टर्म्स के बीच में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है वो? द एंटरप्रेन्योर इज द सब्जेक्ट, द एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन who develops an idea to start a business। सब्जेक्ट मतलब एंटरप्रेन्योर, जो पर्सन जिसके दिमाग में आइडिया कंसीव होता है कि वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, उस पर्सन को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। और ये जो वर्ड है एंटरप्रेन्योर, ये एक फ्रेंच वर्ड से डराइव हुआ है, एंट्रप्रेन्योर, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक। तो उसी से ये वर्ड ड्राइव हुआ है एंटरप्रेन्योर, जो कि सब्जेक्ट माना जाता है। फिर उसके बाद जो एक्टिविटीज और प्रोसेस एंटरप्रेन्योर अंडरटेक करता है, दैट प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द बिजनेस यूनिट, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। और क्योंकि प्रोसेस में सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, तो ये कहलाएगा वर्क। और जब इस प्रोसेस को अंडरटेक किया जाता है तो उसका आउटकम क्या आता है? दैट इज द एंटरप्राइज। द रिजल्ट एंड द आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो ये है बच्चों एसवीओ एनालॉजी, जिसमें एंटरप्रेन्योर जो है वो सब्जेक्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप वर्ब है और एंटरप्राइज ऑब्जेक्ट है। तो जब एक पर्सन बिजनेस आइडिया कंसीव करता है, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। जो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज वो परफॉर्म करता है अपने बिजनेस आइडिया को एक्चुअली बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और जो रिजल्ट और आउटकम आता है उस प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का, उसे हम कहते हैं बिजनेस एंटरप्राइज। So I hope this analogy is very much clear to you. Now let's move on to the features of entrepreneurship. बहुत ही सिंपल फीचर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये सारे के सारे फीचर्स बिल्कुल अभी अभी हमने देखे हैं डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में। दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी, क्योंकि बिना लॉजिक और बिना सिस्टम के इट्स नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट द बिजनेस आइडिया इनटू अ बिजनेस यूनिट। तो एक पर्पसफुल और सिस्टमैटिक एक्टिविटी अंडरटेक करके बिजनेस यूनिट जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का पहला फीचर है कि ये एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। दूसरा है लीगल एक्टिविटी है, ये इलीगल एक्टिविटी नहीं होती, पर्पसफुल एक्टिविटी है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का पर्पस होता है। पर्पसेस हमने सारे डेफिनेशन में देख लिए। पर्पस क्या है? रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स, प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर एंड वैल्यू टू द बायर्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद अनदर फीचर है दैट इट इज अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एक्टिविटी।
हर एक एंटरप्रेन्योर जो है वो कुछ ना कुछ नया प्रोड्यूस करने की कोशिश करता रहता है, या जो ऑलरेडी उसने प्रोड्यूस कर रखा है उसमें कुछ ना कुछ इनोवेट करने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ही विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट एंड अदर कॉम्पिटिटर्स विल टेक द प्लेस इन द मार्केट। तो हमेशा अपने कंपटीशन को फेस करने के लिए हमेशा एक बिजनेसमैन को कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया के साथ मार्केट में उतरना पड़ता है, तभी उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लोग बाय करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एक्टिविटी है। उसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ही, हमें पता ही है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, एन एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी तो यही एक्टिविटी है, इट इज एन एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज after identifying the business opportunities and converting these business opportunities into the business। तो entrepreneurship एक economic activity है, it is an activity that is related to risks। तो यहां हमने देखा था an activity which in the face of risk and uncertainty, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो सारे रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज को देखते हुए भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिजनेस प्लान में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं दैट इट इज एन एक्टिविटी रिलेटेड टू रिस्क। कोई भी बिजनेस प्लान, कोई भी बिजनेस आइडिया बिना रिस्क के हो ही नहीं सकता है। चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें और बहुत अच्छे से स्वॉट एनालिसिस कर लिया जाए, अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को पता लगा लिया जाए और उसके बाद जो है उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश की जाए, लेकिन उसमें 100% रिस्क होता है। और क्योंकि लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज होती है फ्यूचर से रिलेटेड, तो उन्हीं रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज के साथ एंटरप्रेन्योर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी को अंडरटेक करता है। सो इट इज रिलेटेड टू रिस्क। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट इट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने की एक्टिविटी को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और ऑर्गेनाइज करने का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज that are required to convert the business idea into a business unit. So it is an activity that is related to organization of production. तो ये सारे के सारे 7 फीचर्स जो एंटरप्रेन्योरशिप के हैं वो इस डेफिनेशन से ही आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। Now let's move on to another topic, that is functions of entrepreneurship। मतलब entrepreneurship जो है उससे क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप से क्या जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं। तो जो बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करेगा वो खुद के लिए तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेक कर ही रहा है, लेकिन वो उस बिजनेस में जितने भी लोगों को एम्प्लॉय करेगा उन सबके लिए क्या क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। उसके अलावा अनदर फंक्शन क्या है, जनरेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर द अदर्स। देखो अगर कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट होता है जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड जो भी अदर एक्टिविटीज हैं, हमने पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज क्लास 11 में पढ़ रखा है। तो जब एक्सचेंज एक्टिविटीज होंगी तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी होंगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को भी बूस्ट मिलेगा, और जो भी सर्विस सेक्टर है, जो भी सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज हैं जैसे बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, तो सारी एक्टिविटीज हम ऑलरेडी सर्विस सेक्टर में पढ़ चुके हैं। तो जब बिजनेस एक्टिविटीज अंडरटेक होंगी तो ये सारी एक्टिविटीज जो है ऑटोमेटिकली उन एक्टिविटीज की भी डिमांड बढ़ेगी और उन सारे सर्विस सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। सो अनदर फंक्शन फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप इज जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर द अदर्स। और जब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी एंटरप्रेन्योर के लिए और दूसरे सेक्टर्स में, उससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, बाइंग पावर बढ़ेगी, और जिससे क्या इंक्रीज होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री इंक्रीज होगा। और जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी पर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप contributes to the economic growth and prosperity,
And entrepreneurship facilitates innovations and benefits to the society at large. अभी हमने देखा कि एक क्रिएटिव एक्टिविटी है जिसमें एंटरप्रेन्योर नए नए मेथड्स, नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई सर्विसेज जो है वो इंट्रोड्यूस करता है फॉर द पीपल ऑफ सोसाइटी। और जब लोग उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं या बाय करते हैं जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि एंटरप्रेन्योरशिप से पूरी सोसाइटी को बेनिफिट होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशंस को फैसिलिटेट करने में हेल्पफुल होती है। तो बच्चों हमने डेफिनेशन देख ली एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स हमने पढ़ लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या फंक्शंस है वो हमने देख लिए, एसवीओ एनालॉजी हमने देख ली। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं, कॉम्पिटेंसीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। कॉम्पिटेंसीज का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड टैलेंट। और ये सारी चीजें जो है वो एक्वायर की जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। कोई भी जो है वो बॉर्न एंटरप्रेन्योर नहीं होता है, बॉर्न बिजनेसमैन नहीं होता है, बॉर्न लीडर नहीं होता है। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस से वो नॉलेज, स्किल एंड टैलेंट को एक्वायर कर सकता है। और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में क्या नॉलेज, स्किल और टैलेंट होना चाहिए वो बताया जाता है कॉम्पिटेंसीज में। तो टोटल 14-15 क्वालिटीज दे रखी हैं जो कि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, और उन सारी क्वालिटीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और उसके लिए मैंने एक कीवर्ड डराइव कर लिया है जिसकी हेल्प से आप ये सारी क्वालिटीज अच्छे से याद कर सकते हैं, और वो कीवर्ड क्या है? सक्सेस प्लान। अब इस कीवर्ड से हम समझ लेते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक एंटरप्रेन्योर में सिस्टमैटिक प्लानिंग करने की एबिलिटी होनी चाहिए। जो अच्छा प्लानर नहीं होगा उसके बस की ही नहीं है इन ऑर्डर टू अंडरटेक एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले तो एक एंटरप्रेन्योर को सिस्टमैटिक प्लानिंग करनी आनी चाहिए। फिर उसके बाद ही शुड यूज द इन्फ्लुएंस एंड इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज, मतलब उसके अंदर इन्फ्लुएंशियल पावर होनी चाहिए, उसके अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की पावर होनी चाहिए। जो सिस्टमैटिक प्लानिंग उसने की है उस प्लानिंग को वो आगे लेकर जाए, उस प्लानिंग को वो इफेक्टिव बनाए। और वो कैसे कर सकता है? बाय यूजिंग हिज इन्फ्लुएंशियल पावर्स। देन एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में कमिटमेंट होना चाहिए टू वर्क। वो बहुत ही डिटरमाइंड और कमिटेड होना चाहिए, तभी वो इतनी रिस्की और अनसर्टेन एक्टिविटीज को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकता है और बिजनेस आइडिया को एक बिजनेस एंटरप्राइज का शेप दे सकता है व्हेन ही इज कमिटेड टू वर्क। देन ही शुड हैव अ कंसर्न नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो माना जाता है जो कि सबके वेलफेयर का ख्याल रखे। उसके बाद एफिशिएंसी ओरिएंटेशन एंड एफिशिएंसी मॉनिटरिंग, उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए। एफिशिएंसी वर्ड का मतलब हमें बहुत अच्छे से पता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि सारे रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन, ताकि कॉस्ट कम हो सके और प्रॉफिट जो है वो बढ़ सके। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो है वो हमेशा इस बात का ख्याल रखे कि हर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म होनी चाहिए, और वो लगातार ये मॉनिटर करे कि एफिशिएंटली सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा एक अच्छे एंटरप्रेन्योर जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्वालिटी होनी चाहिए। जो भी स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, जो भी क्वालिटीज उसके पास हैं उसको 100% ये श्योरिटी होनी चाहिए कि उन क्वालिटीज से वो बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो कर सकता है। अनदर क्वालिटी इज दैट अ एंटरप्रेन्योर शुड हैव एन स्ट्रॉन्ग अर्ज फॉर द क्वालिटी, मतलब वो बहुत ही क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, चाहे वो मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो प्रोसेस हो, चाहे वो आउटपुट हो। हर चीज के लिए वो क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए और उसके अंदर ये अर्ज होनी चाहिए कि जो कुछ भी वो आउटपुट देगा सोसाइटी को, दैट शुड बी क्वालिटेटिव इन नेचर। Now move on to the other qualities related to the word plan, जिसमें P से रिलेटेड 3 क्वालिटीज है, इसलिए मैंने इसको P3 लिख दिया। सबसे पहली क्वालिटी है P से रिलेटेड परसिस्टेंस,
दूसरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग और तीसरी है परसुएसिव। मतलब हर एक एंटरप्रेन्योर में परसिस्टेंस की क्वालिटी होनी चाहिए। एक जापानीज प्रोवर्ब है, फॉल 7 टाइम्स एंड गेट अप 8th टाइम। मतलब 7 बार गिरो तो 8वीं बार उठो। मतलब एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं होना चाहिए जो हार मान जाए। जितनी बार भी फेलियर्स आए, हर फेलियर से वो कुछ ना कुछ सीखे, एंड दैट क्वालिटी इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ परसिस्टेंस। फिर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। इसका मतलब जो भी रुकावटें आए, जो भी परेशानियां आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उन सारी परेशानियों को सॉल्व करने की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। वो परसुएसिव होना चाहिए, जो अभी हमने देखा, दैट ही शुड यूज हिज इन्फ्लुएंस, he should have the convincing abilities, good communication skills, good persuasion skills, कि वो दूसरों को कन्विंस कर सके कि उसका जो बिजनेस आइडिया है वो कितना प्रॉफिटेबल और कितना क्रिएटिव है, और मैक्सिमम लोगों का वो साथ जुटा पाए अपने इस बिजनेस आइडिया में। दैट इज कॉल्ड द परसुएसिव क्वालिटी। फिर उसके बाद एल से क्या है, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा और हमेशा अपॉर्चुनिटीज दिखाई देनी चाहिए। थ्रेड्स को भी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। ए से क्या है, असर्टिवनेस। असर्टिवनेस मतलब जब वो एक बार डिसीजन ले ले, ही शुड बी फर्म ऑन हिज डिसीजंस। ऐसा ना हो कि वो दूसरों की बातों में आके या अपने डिसीजंस को वो बार बार चेंज करता रहे, तो वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है। सो ही हैज टू बी असर्टिव इन हिज डिसीजंस। और एन से क्या है, नो कंपल्जन्स, बट ही शुड हैव एन इनिशिएटिव एलिमेंट। मतलब वो जो ये एक्टिविटीज अंडरटेक कर रहा है वो फोर्सफुली नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई कंपल्जन नहीं है, बल्कि खुद से इनिशिएटिव लिया है उसने इन एक्टिविटीज को अंडरटेक करने का, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने का। और इनिशिएटिव एलिमेंट के साथ साथ उसे क्या चाहिए कि जो भी सजेशंस हो दूसरे लोगों के, उनको वो हमेशा वेलकम करे। So with these qualities, a person can become a successful entrepreneur. आज हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बच्चों टोटल 7 स्टेप्स हैं इन द होल प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन 7 स्टेप्स के आप अपने पास नाम नोट कर लीजिए। Number 1, identify a business opportunity. Number 2, identifying a specific product or service. Number 3, feasibility analysis. Number 4, business plan. Number 5, raising capital. Number 6, starting up. And number 7, growth. तो इन टोटल 7 स्टेप्स को याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 स्टेजेस में डिवाइड करके अगर आप याद करेंगे तो आसानी होगी। जो पहले 3 स्टेप्स हैं ना, फीजिबिलिटी स्टडी तक के, इन तीनों स्टेप्स को हम प्री प्लानिंग स्टेज में ले लेते हैं या प्री बिजनेस स्टेज में ले लेते हैं, क्योंकि इन तीनों स्टेप्स में अभी सिर्फ जो बिजनेस आइडिया है एंटरप्रेन्योर के दिमाग में, उस आइडिया को वो डीपली एनालाइज करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 स्टेप्स हैं बिजनेस प्लान से लेके स्टार्टिंग अप तक के, उसमें वो अपने आइडिया को एक्चुअली बिजनेस यूनिट में कन्वर्ट करेगा। और जो लास्ट स्टेप है, स्टेप 7, वो बिजनेस बनने के बाद उसके सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ से रिलेटेड स्टेप है। तो ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल 7 स्टेप्स हैं। इन 7 स्टेप्स में क्या क्या डिसाइड किया जाता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला स्टेप होता है अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग का। अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग का मतलब कि जो भी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को, उन अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करना। और अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग के सोर्सेस क्या क्या होंगे, कोई भी अगर नई डिस्कवरीज होती हैं, कोई न्यू डिमांड्स होती हैं लोगों की, सर्वेज जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस पता लगाई जाती है, उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, पास्ट एक्सपीरियंस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, उसकी अपनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसके कुछ कॉन्टेक्ट्स होते हैं सोसाइटी में। ये सारे सोर्सेज जो हैं उनके थ्रू अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग की जाती है। इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की जाती हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है दैट एनवायरनमेंट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड द थ्रेट्स। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होगा जो अपॉर्चुनिटीज को देख पाए
और वो थ्रेट्स को भी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सके। मान लीजिए जो भी प्रेजेंट सिनेरियो है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसका कुछ नया एटीट्यूड है टुवर्ड्स द डिजिटलाइजेशन, तो एक एंटरप्रेन्योर ये अपॉर्चुनिटी देख सकता है कि आगे जाके कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस वो ऐसा इंट्रोड्यूस करेगा जो कि डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड है, तो उसमें स्कोप के चांसेस हैं। या जैसे हम देखते हैं कि आजकल स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, तो बच्चे जो हैं या बड़े भी हैं, कोई भी हैं, वो लोग ज्यादातर मोबाइल फोन के छोटे से स्क्रीन पर बहुत सारी देर तक उसको देखते रहते हैं। तो हो सकता है कि उससे कुछ आईसाइट की प्रॉब्लम आ जाए या फिजिकल फिटनेस या हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आने वाले हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर ये सोच सकता है कि आज से 10 साल बाद जो है काफी हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, तो वो ये सोच सकता है कि अगर मैं कोई हेल्थ प्रोडक्ट या सर्विस में कोई नया वेंचर स्टार्ट करूं तो उसका फ्यूचर अच्छा होगा। तो ये पहला स्टेप है अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग। उसमें सिर्फ एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को पहले सर्च करेगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं जिससे रिलेटेड वो कोई भी बिजनेस या वेंचर जो है वो स्टार्ट कर सकता है। फिर सेकेंड स्टेप है अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग के बाद, choose the specific product or service. It means that by evaluating the pros and cons of the various alternatives, various opportunities that he has discovered, he has to decide about a new product or he may decide about the new feature of the existing product. तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर किसी ने डिसाइड करा कि मेडिकल फील्ड में वो कोई न्यू प्रोडक्ट या न्यू वेंचर स्टार्ट करेगा, तो उसको वहां पर बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल भी एक बहुत वास्ट फील्ड है। तो उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो मेडिकल से रिलेटेड कोई सर्विस में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा या किसी प्रोडक्ट में करना चाहेगा। और अगर वो प्रोडक्ट भी डिसाइड करेगा तो प्रोडक्ट भी इट मे बी रिलेटेड टू आई साइट, इट मे बी रिलेटेड टू हैंड्स, इट मे बी रिलेटेड टू लेग्स, आर्म्स, बैक। तो उसको वो स्पेसिफिकली डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से पर्टिकुलर फील्ड ऑफ मेडिकल से रिलेटेड उसको अपना प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में उतारना है। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है ना वो जनरल सिलेक्शन नहीं कर सकता। मान लीजिए वो ये सोचे कि मैं प्रोडक्ट डिसाइड करूंगा, तो ये बहुत ही वेग सिलेक्शन है। उसको जो भी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं उसमें से वो बहुत ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस को सेलेक्ट करेगा, तभी वो आगे के स्टेप्स जो है वो ले पाएगा। उसके बाद हो गया थर्ड स्टेप, फीजिबिलिटी एनालिसिस। जब हमने फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी करा था, जब हमने फीजिबिलिटी स्टडी के बारे में पढ़ा था, और उस टाइम हमने सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ फीजिबिलिटी स्टडीज पढ़ी थी। यहाँ पर 2 स्टडीज और ऐड कर दी गई हैं। फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है कि जो भी बिजनेस आइडिया या जो भी प्रोडक्ट और सर्विस उसने चूज करा है, अब उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए बिजनेस एंटरप्राइज में क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स उसको दिखाई दे रहे हैं, वो उसे देखने हैं कि ये जो आइडिया है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या नहीं। और 5 तरह की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स उसको देखने पड़ते हैं, और वो क्या है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी एंड कमर्शियल फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में वो क्या देखता है कि जो बिजनेस आइडिया उसके दिमाग में है स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस का, वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में वो क्या देखता है कि जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं अपने बिजनेस आइडिया को बिजनेस एंटरप्राइज में कन्वर्ट करने के लिए, वो फाइनेंस वो आसानी से अरेंज कर पाएगा या नहीं, कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे पॉसिबली अरेंज होंगी, ये सब फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में देखा जाता है। फिर उसके बाद टेक्निकल फिजिबिलिटी में देखा जाता है कि जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है उसकी प्रोडक्शन के लिए, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, किसी भी तरह की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो अवेल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लीगल फिजिबिलिटी में देखा जाता है कि जिस प्रोडक्ट और सर्विस को वो लॉन्च करने की सोच रहा है उससे रिलेटेड कोई लीगल रूल्स या रेस्ट्रिक्शंस, एग्जिस्टिंग लॉज तो नहीं है, उनको वो फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें वो किस में देखेगा, लीगल फिजिबिलिटी स्टडी के थ्रू। और उसके बाद कमर्शियल फिजिबिलिटी में वो देखेगा कि इतनी सारी जो टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस अवेलेबल है, इतनी सारी फॉर्म्स जो हैं, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव, तो किस तरह की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए सूटेबल रहेगी। तो इस तरह से 5 टाइप्स ऑफ फीजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट करके एक एंटरप्रेन्योर जो है वो फीजिबिलिटी एनालिसिस करता है। इन 3 स्टेप्स के बाद एक स्टेज जो है
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की पूरी हो गई कि जो उसका बिजनेस आइडिया था या अपॉर्चुनिटी थी उसको वो इवैल्यूएट कर चुका, स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस को वो चूज कर चुका और उस प्रोडक्ट और सर्विस को एक्चुअली बिजनेस एंटरप्राइज में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट फिजिबिलिटी स्टडीज भी उसने कंडक्ट कर ली. Now he is ready to move on to the second stage that he can start deciding about the business plan. तो फोर्थ स्टेप है बिजनेस प्लान, जिसमें डिटेल बिजनेस प्लान वो बनाएगा, सब कुछ तय करेगा कि एक फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज उसमें से जो कमर्शियल फिजिबिलिटी स्टडी में उसने डिसाइड की थी उसमें से एक चूज करेगा. फिर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा, अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के सोर्सेज डिसाइड करेगा. तो अब वो प्रॉपर प्लानिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा रिगार्डिंग अ बिजनेस प्लान दैट ही हैज फाइनलाइज्ड. फिफ्थ स्टेप में वो क्या करेगा कि उस बिजनेस प्लान को एक्चुअली कन्वर्ट करने के लिए जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जिसकी स्टडी वो ऑलरेडी कर चुका है उन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को वो रेस करेगा फ्रॉम द डिफरेंट सेलेक्टेड सोर्सेज. और इसके लिए हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है देयर आर वेरियस वेज टू फंड अप द स्टार्टअप या देयर आर वेरियस वेज टू स्टार्ट द कंपनी. तो उन्हीं सारे टोटल सोर्सेज जो अवेलेबल होंगे उन सोर्सेज को वो अगेन इवैल्यूएट करेगा और उन सोर्सेज के थ्रू वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को अरेंज करेगा. Step number 6 is that now he is ready to start up because he has all the physical and financial resources now to start the business. So startup means actually actuating the business. तो यहाँ पे वो सारे स्टेप्स लेगा. ऑफिस फर्नीचर चाहिए, ऑफिस बिल्डिंग चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन्स चाहिए. तो जो भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको असेट्स चाहिए या रॉ मटेरियल्स चाहिए, जो भी एक्टिविटीज उसे अंडरटेक करनी है प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, तो एक्चुअली बिजनेस को स्टार्ट करने से जो रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी वो यहाँ आ जाएंगी इन द स्टार्टिंग अप ऑफ द बिजनेस. तो अब बिजनेस स्टार्ट हो गया और बिजनेस चलने लगा. तो यहीं पर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के सारे स्टेप्स खत्म नहीं हो गए हैं. अब वो देखेगा कि उसका बिजनेस जो है उन सारे स्टेप्स को रिपीटेडली दोबारा लेगा जो उसने अभी तक लिए हैं, ताकि वो अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड एंड ग्रो कर सके. ताकि उसका बिजनेस जो है अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, उसको सरवाइव भी करना है लॉन्ग रन में, उसको एक्सपैंड और ग्रो भी करना है. और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इंक्रीज इन द मार्केट्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स. बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के. और वो इंडिकेटर्स अगर उसको दिखाई देते रहेंगे अपने एंटरप्रेन्योरशिप में तो वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखेगा. तो बच्चों ये टोटल 7 स्टेप्स हैं जो बहुत आसानी से आप एक एक दो लाइनों में जो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है इन स्टेप्स को आप याद रख सकते हैं और इसके एग्जाम्पल्स के साथ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. उसके बाद बचता है बच्चों कि एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए और उसका क्या एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप. तो देख लेते हैं एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज का क्या मीनिंग है. द वैल्यूज ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी सच एज ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कोऑपरेशन, ट्रूथफुलनेस that guide and direct the entrepreneurs are called entrepreneurial values. इसका मतलब कि जब कोई एंटरप्रेन्योर ये डिसाइड करता है कि हाँ उसको एक बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप करनी है, वो दूसरे ऑप्शंस को छोड़कर वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं जाता है, वो प्रोफेशन की तरफ नहीं जाता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है कि मैं एक बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप करूंगा और उससे मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी इन द सोसाइटी. तो डेफिनेटली उसके अंदर ये सारी बेसिक मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए which are called as the values of a civilized citizen that should be there in every entrepreneur. उसके बाद let's talk about the attitudes. तो जो values हैं और attitudes हैं इसमें डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है कि एटीट्यूड्स में बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आ जाता है. एटीट्यूड्स में मोटिवेशन, इमोशनल एस्पेक्ट्स,
परसेप्चुअल एस्पेक्ट्स, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, ये सारी चीजें मिलाकर जो एक कॉम्बिनेशन बनता है उसको कहते हैं एटीट्यूड। तो अब हम देखते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर का जो है वो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उसके परसेप्चुअल, इमोशनल, मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स, उसके कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स जो है वो कैसे होने चाहिए। तो उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड करके समझाया गया है कि क्या क्या एसेंशियल एटीट्यूड्स हैं जो रिक्वायर्ड है एक एंटरप्रेन्योर में। वो क्या है? द एटीट्यूड फॉर द हार्ड वर्क एंड द कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स। मतलब एक एंटरप्रेन्योर जो है उसका इस बात में फर्म बिलीफ होना चाहिए दैट हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे ऑफ। मतलब वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए और उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स द हार्ड वर्क। दूसरा एटीट्यूड इज टुवर्ड्स द इनिशिएटिव। मतलब जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर एटीट्यूड ऑफ फॉलोअर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एटीट्यूड ऑफ अ लीडर होना चाहिए और वो फॉरवर्ड प्लेयर होना चाहिए, वो पीछे चलने वाला नहीं होना चाहिए, वो आगे लीड लेने वाला होना चाहिए। तो दिस शुड बी हिज एटीट्यूड फॉर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द इनिशिएटिव। देन लेट्स टॉक अबाउट द एटीट्यूड फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज। एक एंटरप्रेन्योर में क्या एटीट्यूड होना चाहिए कि वो हमेशा नए नए वेंचर्स को ढूंढे, पुरानी चीजों में भी नई चीज देखने का एटीट्यूड या कुछ नया डिस्कवर करने का एटीट्यूड। तो इस तरह का एटीट्यूड उसका होना चाहिए फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज टू अवेल। देन द एटीट्यूड फॉर द इमेजिनेशन। मतलब वो बहुत ही फार साइटेड होना चाहिए, उसकी इमेजिनेटिव एबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो हैं उनको देखने की एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, अजम्पशंस लगाने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो इस तरह का अगर एटीट्यूड होगा एक पर्टिकुलर पर्सन में, अ गुड इमेजिनेशनल एटीट्यूड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एटीट्यूड फॉर द रिस्क। वो बहुत कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, रिस्क बियरर होना चाहिए। ही शुड बिलीव इन टेकिंग ऑल टाइप्स ऑफ अ रिस्क। He should believe that greater the risk, greater will be the profitability. तो रिस्क टेकिंग के लिए वो तैयार होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड्स में बच्चों हमने क्या देखा कि पूरा का पूरा लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग टर्म कॉम्बिनेशन जो होता है एक पर्टिकुलर पर्सन का, कि किस तरह से वो मोटिवेशन को देखता है, किस तरह के उसके इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, क्या उसकी परसेप्शन है रिगार्डिंग द हार्ड वर्क, रिस्क टेकिंग, इनिशिएटिव, रिगार्डिंग द इमेजिनेशन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, दैट ऑल कम अंडर द एटीट्यूड्स ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर। अब बच्चों बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, वो है रिगार्डिंग द मोटिवेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। मतलब इस टॉपिक में हमें यह देखना है कि एक्चुअली ऐसी क्या नीड्स होती हैं एक पर्टिकुलर पर्सन की जिसको सेटिस्फाई करने के लिए वो ये डिसाइड करता है कि वो प्रोफेशन की तरफ नहीं जाएगा, वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो सारी एक्टिविटीज को छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप एज एन एक्टिविटी को सेलेक्ट करता है, चूज करता है। तो ऐसी कौन सी ड्राइव होती है, ऐसा कौन सा सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है जो उसको ऐसा करने के लिए कन्विंस करता है या इन्फ्लुएंस करता है। मोटिवेशन के बारे में हम ऑलरेडी काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि मोटिवेशन का क्या मतलब होता है। एक ऐसी इनर फोर्स और ऐसी स्टेट जो कि एक्टिविटीज को एनर्जाइज करती है और लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि किसी भी पर्सन की जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ उसकी एबिलिटी पर डिपेंडेंट नहीं होती, उसमें अगर मोटिवेशन ऐड कर दिया जाता है तो परफॉर्मेंस जो है वो बहुत एनहेंस हो जाती है। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन में हम ये देखेंगे दैट व्हाट आर द वेरियस नीड्स that are the primary drives for the entrepreneurs to take this particular choice that they decide to be entrepreneurs। अब हर एक पर्सन की जो नीड्स है वो अलग अलग होंगी। कोई जो है वो एंटरप्रेन्योर बनेगा अचीवमेंट के लिए, कोई बनेगा पावर के लिए, कोई बनेगा एफिलिएशन के लिए,
और कोई बनेगा ऑटोनॉमी के लिए। सो जो नीड्स है या ड्राइव्स है उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर ऑटोनॉमी। तो अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसके अंदर अर्ज है कि वो कुछ ऐसा अकम्प्लिश करना चाहता है जो कि डिफिकल्ट है, या फिर वो अपने टैलेंट को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है कि वो उस टैलेंट से एक्सेलेंस अचीव कर सके, या वो अपने रिसोर्सेस को कुछ चैलेंजिंग करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो इस तरह का पर्सन जब एंटरप्रेन्योरशिप सेलेक्ट करेगा तो उसकी नीड कहलाएगी द नीड फॉर अचीवमेंट। He wants to achieve something better, something new, something challenging, something through which he can utilize his talent in the best possible manner. अगर एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसके अंदर अर्ज है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, दूसरों को डायरेक्ट करने की, वो दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है, वो चाहता है कि वो अपने पर्सनल गोल्स तो फुलफिल करे ही लेकिन सोसाइटी को भी एक स्पीड और इम्पेटस प्रोवाइड करे, तो इस तरह के पर्सन की होगी नीड फॉर पावर। वो पावर के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को चूज करेगा। देन द थर्ड कैटेगरी इज there are people who conform to the wishes and aspirations of the people he or she values। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ऐसा काम करना चाहते हैं जो उनके लव्ड वंस को पसंद है। मान लीजिए किसी का फैमिली बिजनेस है तो वो बिजनेस में चला जाएगा, किसी के फादर एंड मदर जो है वो मेडिकल में है तो वो मेडिकल को चूज कर लेगा। मतलब ये है कि वो अपने आसपास के लोगों को जिनको वो पसंद करता है, प्यार करता है, वो उनके हिसाब से कुछ काम करना चाहता है। अगर उसके अंदर आज है कि वो अपने फैमिली की तरफ ग्रैटिट्यूड शो करे, वो अपनी बिलोंगिंगनेस नीड्स को सेटिस्फाई करे, तो इस तरह का पर्सन जो है वो क्यों एंटरप्रेन्योरशिप चूज करेगा? इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज नीड फॉर एफिलिएशन। Then there can be a person जिसको ऑटोनॉमी पसंद है। He has the urge to be independent and freedom. He does not want any type of an interference. He wants to be responsible and accountable to oneself. वो किसी और के लिए अकाउंटेबल होना ही नहीं चाहता, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद लेना चाहता है। तो इस तरह का पर्सन अगर एंटरप्रेन्योरशिप चूज करेगा तो ही इज चूजिंग द एंटरप्रेन्योरशिप फॉर ऑटोनॉमी। तो इसका मतलब कि क्या क्या ऐसी फोर्सेस हैं जो एक पर्सन को इन्फ्लुएंस करती हैं टू बी एन एंटरप्रेन्योर। सो दीज आर द 4 फोर्सेस: need for achievement, need for power, need for affiliation and need for autonomy। जो पर्टिकुलर पर्सन सारे रिसोर्सेस को चैलेंजिंग मैनर में इस्तेमाल करके अपने टैलेंट को बेस्ट पॉसिबल मैनर में इस्तेमाल करना चाहता है तो वो अचीवमेंट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप चूज करेगा। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है, इन्फ्लुएंस करना चाहता है, तो वो पावर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप चूज करेगा। एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी फैमिली के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना चाहता है और वो वही बिजनेस चूज कर रहा है जो उसकी फैमिली का बिजनेस है, तो वो ग्रैटिट्यूड या एफिलिएशन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप चूज कर रहा है। और एक पर्टिकुलर पर्सन है वो किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहता है, सेल्फ डिसीजन लेना चाहता है, अपने आप के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहना चाहता है, फ्रीडम चाहता है, इंडिपेंडेंस चाहता है। तो इस तरह का पर्सन जो है वो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप चूज कर रहा है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज नीड फॉर ऑटोनॉमी। So with this I end up the entire chapter, that is entrepreneurship development, all the topics that were there in the CUET syllabus that you can expect the questions from these topics that I have covered up। और again I am requesting you कि इसको मैक्सिमम शेयर करिए दूसरे बच्चों के साथ भी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक करिए और फॉरवर्ड करते रहिए सो दैट एवरीबडी गेट्स बेनिफिटेड और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। जैसे एक एंटरप्रेन्योर को मोटिवेशन चाहिए, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, दैट आई एम एबल टू हेल्प यू by providing the lectures in the easy and understandable manner. So see you next time with the discussion of certain important questions related to CUET preparation. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.